So this is the doubt session for previous lecture of atomic structure. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ी थी, तो आज इसके डाउट्स, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड्स। अगर आपको कोई डाउट है पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। पलाश तिवारी। सर जैसा आपने बताया था कैथोड रेज जो होती हैं उनमें मास होता है, हाँ, तो सर उसमें ग्रेविटेशनल पुल भी अप्लाई होता होगा। हाँ, लेकिन इतने हल्के पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल पुल पता नहीं चल पाएगा एक्सपेरिमेंटली। इलेक्ट्रॉन जो है इतना हल्का पार्टिकल है, कैथोड रेज अगर मान लीजिए ट्रेवल कर रही है इतनी स्पीड से, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वी कांट एक्सपेक्ट कि ये नीचे की तरफ झुक जाएंगी। इतनी सी हल्के मास वाले पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल पुल की हम कोई बात नहीं कर सकते। पर सर डेविएशन तो होगा। वो डेविएशन आप कर पाओ, वो भी तो मैटर करता है कि नहीं। अब ऐसे लाइट पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम तो ये मानते हैं ना कि नहीं पड़ता है। ब्लैक होल की बात करो तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन जनरल सेंस में हम थोड़ी ना कह सकते हैं। ओके। अभिषेक। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ अभिषेक सर, बोलो। कैथोड और एनोड तो इनविजिबल रे है, तो हमें ये कैसे पता चला कि वो कैथोड से एनोड जा रही कि एनोड से कैथोड? कैथोड रेस जो रहती है वो इनविजिबल रहती है, तो जब वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं तो दिखाई तो देती नहीं है, बट एनोड से निकलकर, एनोड मान लीजिए थोड़ा छोटा है और कैथोड काफी बड़ा है, तो कुछ रेस जो है वो एनोड के पीछे चली जाएंगी और ग्लास की इस ट्यूब पे टकराएंगी। तो इन रेस के ग्लास की ट्यूब पे टकराने से एक ग्लो आता है, ये ट्यूब ग्लो करती है इस रीजन में। तो इस अगर इधर वाला हिस्सा ग्लो कर रहा, मतलब इधर से कुछ रेस जा रही, तो ये कैथोड रेस है। इसी प्रकार से जब परफोरेटेड कैथोड लिया, तो एनोड रेस भी उसके परफोरेशंस में से पास हो गई और इधर का हिस्सा ग्लो करने लगा। तो ऑल्दो दीज रेस वर इनविजिबल, बट बाय दिस इनडायरेक्ट ग्लोइंग ऑफ द ट्यूब वो आइडेंटिफाई हो जाती। और सर हेलो सर, अपन ने उसमें ऑयल क्यों लिया था? ऑयल ही मेल्कन वो ड्रॉप में। ऑयल डेंस सब्सटेंस रहता है, आसानी से चार्ज हो जाता है। हमारा पर्पस ये था चार्ज क्रिएट कर लेना और इस चार्ज फील्ड में नीचे गिरने देना। ऑयल केवल एक मटेरियल है जो उस चार्ज को होल्ड कर सकता है। ऑयल के अलावा वाटर भी ले सकते थे, मगर वाटर की ड्रॉप जो है, वाटर की विस्कोसिटी कम रहती, तो वो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, मींस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है उसमें। कोई और लिक्विड लेते, तो ऑयल इज अ बेटर सब्सटेंस। आरवा। सर मेरा डाउट था, ये कैथोड और एनोड रेस में जैसा आपने बताया था, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हेलो। हाँ हाँ बोलते जाओ। तो सर इसमें जैसा हमने फिजिक्स में पढ़ा है, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो इसमें दोनों कैथोड और एनोड स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए ट्रैवल हो रहा है। बट इफ हम उसमें से किसी एक को स्ट्रेट लाइन वाली पोजीशन में से हटा दें, तो भी क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे? पहली बात तो उनको कैसे हटाओगे, दूसरी बात पर्पस क्या है। दरअसल बहुत सिंपल सी चीज हो रही है। एक एटम है, एक गैस है, वो एटम की मिलके बनी है। आपने उस क्रॉस एक बहुत स्ट्रांग फील्ड लगा दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकती है। तो एटम ब्रेक होगा और एटम के ब्रेक होने से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी का बचा कैटायन रहेगा। ये पॉजिटिव प्लेस उन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेंगे तो वो कैथोड रे बन जाएगी, और बाकी के जो टूटने से जो कैटायन बचे हैं वो इधर भागेंगे।
तो वो एनोड रेस बन जाएंगी। अब ये खींचेंगी, इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। इतनी सी सिंपल सी चीज है। अब हम उनको क्यों अलग करके उनको नॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कराना चाहते हैं, मतलब उससे हम पर्पस क्या सॉल्व करेंगे। सब कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, आपने इधर एक बैटरी का पॉजिटिव प्लेट इधर रख लिया, इधर तो खैर आपके पास एनोड था ही, वो इधर आ जाएंगी, चलो नॉन लीनियर मूव कर गई, कर्व हो गई, बट उससे हमारा पर्पस कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है ना। ओके सर, थैंक यू। हेलो हाँ जी सर, स्पेसिफिक चार्ज समझा दीजिए एक बार। अगर एक m मास वाला पार्टिकल है और उसके पास में कुछ चार्ज है, तो एक पार्टिकल है उसका मास m है और उस पे e चार्ज है, तो अपॉन m इज द स्पेसिफिक चार्ज। किसी पार्टिकल का E by m उसका स्पेसिफिक चार्ज होता है, मतलब द चार्ज पर यूनिट मास, जैसे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे स्पेसिफिक चार्ज होता है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट मास। ये तो उसकी प्रॉपर्टी हुई है ना। यस सर। मतलब ये बताता है कि कितने मास पे कितना चार्ज है। यदि स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, मतलब एक मास के ऊपर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको चार्ज की डेंसिटी बताता है। अगर ये वैल्यू हाई है, मतलब ऑन अ गिवन चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, अगर ये वैल्यू कम है, मतलब ऑन दैट गिवन मास चार्ज की वैल्यू कम है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये है। बात ये है कि कैथोड रेस के लिए E by m रेशो किसी भी गैस को लिया जाए हमेशा सेम आता है, क्योंकि कैथोड रेस बनती कैसे हैं, एटम के टूटने से। गैस कोई सी भी हो, उसके एटम जब टूटेंगे और उन एटम्स के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो गैस कोई सी भी हो, यू विल ऑलवेज गेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, यू विल ऑलवेज हैव अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ना चार्ज चेंज होना है, ना मास चेंज होना है, बिकॉज सब गैस में यही पार्टिकल निकलेंगे कैथोड रेस के, तो उनका E by m सेम रहेगा। लेकिन कैथोड रेस क्या थी, एटम के टूटने से जो कैटायन बचता है वो अलग अलग गैस के लिए ये कैटायन अलग अलग मास और अलग अलग चार्ज रखेगा, तो E by m अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगा। अक्षय अग्रवाल। सर वो जे.जे. थॉमसन ने कैसे कंक्लूड कर दिया कि वो जो पार्टिकल्स की स्ट्रीम है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है? हो सकता है ये सोचता कि वो कोई और स्टेट ऑफ मैटर है या कुछ एटम। पहली बात तो एटम न्यूट्रल होता है, ये पता था उस समय पर। दूसरा, हमने उस ट्यूब के अंदर एक न्यूट्रल मैटर गैस ले रखी थी। आप न्यूट्रल चीज को लेकर अगर उसको आप हाई वोल्टेज लगा रहे हैं और चार्ज स्पीशीज मिल रही हैं, तो सबसे मेन कंक्लूजन तो यही आएगा ना कि वो न्यूट्रल चीज चार्ज चीजों में बट टूट रही है। मतलब ये जो कैथोड रेस और एनोड रेस को बनाने वाले पार्टिकल मिल रहे हैं, ये पार्टिकल उन न्यूट्रल एटम से टूटकर चार्ज पार्टिकल मिल रहे होंगे। द मोस्ट ऑब्वियस कंक्लूजन यही रहेगा। और गैसेस के अंदर आपको यही पार्टिकल मिल रहे हैं कैथोड रेस के, मतलब ये सारी गैसेस में रहने वाला पार्टिकल होगा। और चूंकि सारी गैसेस एटम की मिलकर बनी होती है, मतलब ये एटम के अंदर रहता होगा और एटम के टूटने से बना होगा। सर इलेक्ट्रिक करंट तो इससे बहुत पहले ही मतलब पता डिस्कवर हो गया था, तो सर लेकिन ये उसमें नहीं भी पता था कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट पहले डिस्कवर नहीं हो गया था। उस इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट होता है वो डिस्कवर हो गया था कि देयर इज समथिंग व्हिच कॉज दिस थिंग्स, मतलब वो इफेक्ट है, उसको करंट नाम दे दिया गया। एक्चुअल में वो क्या है, वो तो इन सब कंक्लूजन्स को आपस में जोड़ने से निकलता है ना। सर और मिल्कन ऑयल ड्रॉप में ऑयल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसे चार्ज आ सकते हैं? कोई चीज या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। ऑयल की एक ड्रॉप पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आया, कुछ नेगेटिव चार्ज भी आया, मींस हो सकता है, तो नेट चार्ज तो पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। तो चलो हम ऑयल की ड्रॉप को नेट चार्ज की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अब ऑयल की कुछ ड्रॉप अगर ऐसी हैं कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो कुछ ड्रॉप ऐसी भी होंगी जिन पे नेगेटिव आया है, बिकॉज नेट चार्ज तो न्यूट्रल था ना पहले। चार्ज यूनिवर्स में कंजर्व्ड रहता है, चार्ज हमेशा पेयर में रहता है। तो इफ देयर यू आर हैविंग ऑयल and you are having some positive charge oil drop, there will be some negatively charged oil drop.
क्योंकि चार्ज इम्बैलेंस आएगा। मेन बात ये है कि आप इधर प्लेट कौन सी लगा रहे हो। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इस ऑयल के ड्रॉप पे और ऑयल की दोनों प्रकार की ड्रॉप वहां बनी है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगाई है तो नीचे गिरती हुई ड्रॉप को पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज वाली ड्रॉप को रोकेगी। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमको उन ड्रॉप्स का इफेक्ट मिलेगा, उन ड्रॉप्स के ऑब्जर्वेशन मिलेंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज है, और फिर हम एक्सपेरिमेंट को बदल लेंगे, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, अब वो इस ड्रॉप को खींचेगा ऊपर, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाल लिया करेंगे। सर नीचे से रिपल्शन फोर्स भी तो है, तो उसको सस्पेंड ही हो जाना चाहिए ना एयर पे। एक्चुअली कोई चीज सस्पेंड नहीं हो सकती है, जब वो सस्पेंड होती है मतलब उस पे दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं, उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, उस ऑयल ड्रॉप पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन उसके पहले वो मोशन में थी तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो नीचे गिरेगी, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से गिरेगी। पहले वो ऑयल की ड्रॉप एक्सेलरेट होके गिरती थी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होता था उसमें, लेकिन अब जब दोनों फोर्स बराबर होगा, नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं देगा कोई भी, तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरेगी। आर्यन राजपूत। सर आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमने जब अपना डिस्चार्ज ट्यूब लिया था तो परफोरेटेड कैथोड क्यों लिया था? इट वाज बाय चांस कि परफोरेटेड कैथोड लेने पर ऐसा पता लगा, मींस जब कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई तो ये बात सोचना इजी था कि अगर इस ट्यूब के अंदर कैथोड रेस हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, तो एनोड रेस भी होंगी जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। अब बात ये कि ये दिख क्यों नहीं रही है, तो इट वाज बाय चांस, या एक थॉट था कि चलो एक काम करते हैं, परफोरेटेड कैथोड लेकर देख लेते हैं, और जब लिया तो वाकई वो मिल गई। जी सर। और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में किसी ने लिख के दिया है, हाउ ऑयल गेट्स चार्ज यूजिंग एक्सरे। एक्सरे जो रहती है काफी हाई एनर्जेटिक रेज होती है। एक्सरेज जो रहती है काफी हाई एनर्जी वाली होती है, और इनकी इतनी हाई एनर्जी एटम्स को ब्रेक कर सकती है। तो एक ऑयल के ऊपर जब आप एक्सरे डालेंगे तो इस एक्सरे के कारण इस ऑयल के एटम्स ब्रेक हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, तो ये एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऑयल की ये ड्रॉप को बनाने वाले एटम नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। मींस बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ऑफ द एक्सरेज, एक्सरेज कैन आयोनाइज द ऑयल। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ द कैथोड absorbed anode rays due to which we use perforated cathode। चार्ज न्यूट्रलाइज होने के लिए कैथोड जो रहता है एनोड रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं करता है। देखिए फिर से क्या होगा, सपोज हमारे पास में एक एटम है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब हमने इस पे काफी हाई वोल्टेज लगाया, इस पे हाई वोल्टेज लगाने से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, तो इस एटम में से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गए, इसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ गया क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए हैं, प्रोटॉन का इफेक्ट ज्यादा हो गया है, ठीक है, ये क्षण है ये। अब ये भागेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर, यहाँ पर आपका एनोड है, ये एनोड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, क्योंकि इस एनोड के जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर न्यूट्रल हो जाएंगे। इधर ये जो कैथोड है इसके पास में ऐसे एटम है जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये कैटायन जब यहाँ चलते हुए आएगा तो वो इनको अपना इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल कर देगा इस एटम को। इस तरह से ये एनोड मतलब वो जो कैटायन चलते हुए आए थे वो यहाँ न्यूट्रलाइज होते जाएंगे और वापस मीडियम में बीच में जाएंगे। तो नियर द एनोड यहाँ पर सारे कैटायन आके न्यूट्रलाइज हो रहे थे मीडियम में, फिर वापस से जा रहे थे, फिर वापस से ब्रेक हो रहे थे, फिर इधर आ रहे थे, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल होके फिर ब्रेक होते थे। इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है, और इसका कारण रहता है कि आपने यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज लगा रखा है जो ऐसा बार बार एटम्स को तोड़ रहा है। एटम्स टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कैटायन इधर जा रहे हैं, न्यूट्रल होकर फिर टूट रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस चल रही है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एनोड रेस जो है इधर जाकर एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब नहीं होती मतलब कुछ अंदर नहीं घुसता है इसके अंदर, या न्यूट्रलाइजेशन होता है।
फिर किसी ने पूछा है E/M रेशो का एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से समझा दीजिए। अगर हमको कोई चार्ज पार्टिकल का E/M रेशो पता करना है तो उस चार्ज पार्टिकल की एक बीम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करेंगे। तो ये एक कैथोड रे है। इस कैथोड रे में यहाँ एक कैथोड है, यहाँ से कैथोड रेस जनरेट होंगी। इन कैथोड रेस में से अधिकतर तो एनोड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अभी मैंने बताया एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, लेकिन एक एनोड में एक पतली सी एक बारीक सा होल किया जाएगा, तो एक पतली बीम ऑफ कैथोड रेज यहाँ जाकर इस ट्यूब में मिड पॉइंट पे यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ट्यूब ग्लो करती दिखेगी। अब ये चार्ज पार्टिकल हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हमने इसके अक्रॉस एक पॉजिटिव फील्ड लगाई, तो ये इनको डिफ्लेक्ट करके इधर कर देगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बाय सम एंगल थीटा ये पॉजिटिव प्लेट इनको अपनी स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए एक यू शेप मैग्नेट लेके यहाँ लगा दिया, ताकि अगर इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लग जाए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में। ऐसा करने से ये डिफ्लेक्शन वापस यहाँ आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डिफ्लेक्शन आता था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो डिफ्लेक्शन कैंसल आउट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है चीजें। और इस पूरी प्रोसेस से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता हो, ये वोल्टेज पता हो, तो ये जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं इस बीच में, उनका E/M रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग दीज वैल्यूज। तो E/M रेशो ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन बी नोन by measuring the value of electric field, magnetic field and the voltage applied on the gas। तरह से E/M रेशो पता किया जाता है गैसेस का। ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट था। फिर अगला क्वेश्चन है, इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट व्हाई लो प्रेशर ओनली कैथोड रेज जनरेट। कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों के लिए ही लो प्रेशर जरूरी होता है। अगर आपने यहाँ ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस ले रखा है तो आपको ये वोल्टेज मिलियंस ऑफ वोल्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो गैस आयनाइज होगी। हमारा पर्पस है 10-15 वोल्ट के आसपास यूज करके ही हम यहाँ गैस को आयनाइज कर ले। तो हमें क्वांटिटी ऑफ गैस कम करनी रहेगी, तो हमने एक वैक्यूम पंप लगा के गैस को कम करने के लिए लो प्रेशर क्रिएट किया है। अगर हाई प्रेशर रखते तो फिर आपको वोल्टेज बहुत बढ़ाना पड़ जाता। फिर अगला, हाउ वी नो द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 10⁻23 10⁻23 नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, पहले तो आपने वही सही नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। हमें ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जब ऑयल की ड्रॉप्स पर चार्ज मेजर किया, मिलिकन ने ऑयल की ड्रॉप पे चार्ज मेजर किया, तो चार्ज की एक वैल्यू आई। फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, चार्ज की फिर एक वैल्यू, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, ऑयल की ड्रॉप्स पर चार्ज कितना है वो पता करते गए इन सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। मिलिकन ने देखा कि ये जो चार्ज आ रहा है इन ड्रॉप्स पे, ये हर बार सेम आएगा, ये जरूरी नहीं है, अलग भी आ सकता है इन ड्रॉप्स पर। क्योंकि कभी ड्रॉप छोटी बन सकती थी, कभी ड्रॉप बड़ी बन सकती थी, कभी ड्रॉप ज्यादा बड़ी बनेगी, कभी ड्रॉप पे कोई चार्ज ही नहीं रहा होगा, तो कुछ वैल्यूज इनमें जीरो भी रहेंगी। लेकिन ये पूरा डाटा का एनालिसिस करने पर ये पता लगा कि ये जो वैल्यूज है चार्ज की, ये आर्बिट्रेटरी कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा चार्ज का। ड्रॉप्स पे चार्ज आर्बिट्रेटरी कोई सी भी वैल्यू का चार्ज नहीं आ रहा है। इन ड्रॉप्स पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज आ रहा है। मतलब या तो इस ड्रॉप पे
इतना चार्ज आता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज आता था, या फिर इसका डबल या ट्रिपल या 4 गुना या 10 गुना या 15 गुना इतना आता था। 1.5 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज नहीं आता था। 1.5 टाइम्स और 1.8 टाइम्स, या तो ये 1 टाइम्स आता था इस वैल्यू का या 2 टाइम्स आता था। उसके बीच की जितनी भी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, उनका चार्ज इस ड्रॉप पे नहीं आता था। मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ वन सिंगल चार्ज। क्योंकि या तो हम देख सकते हैं कि ऑयल के कोई चार्ज ही नहीं होगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा, एक नेगेटिव, और या फिर उस ऑयल के ड्रॉप पे 2 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चिपके रहेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन चिपके रहेंगे। देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेइंग कि एक ऑयल के ड्रॉप पे 1.5 इलेक्ट्रॉन चिपके हुए, मतलब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये उस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इस तरह से कंक्लूड किया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को। जैसे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट which will not be the charge on oil, in Millikan oil drop experiment which will not be the charge on oil drop A 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb, B 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb, C 5.0 into 10 to the power minus 19 coulomb, D 1.6 into 10 to the power minus 18 coulomb। कौन बताएगा इसका आंसर? रेज योर हैंड। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कौन सा चार्ज ऑयल के ड्रॉप पे नहीं आ सकता था? Sir, 5 into 10 power minus 5 into 10 power minus 19 ये चार्ज नहीं आ सकता था, बिकॉज 4.8 into 10 to the power minus 19 ये चार्ज आया है, मतलब एक ऑयल की ड्रॉप पे 3 इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं। बिकॉज ये मैंने 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का ट्रिपल टाइम्स दिया हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चिपक सकते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन चिपके हैं या 10 इलेक्ट्रॉन चिपके, मगर ये 5 इस चार्ज का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे डाटा को एनालाइज करके कंक्लूड कर लिया गया। फिर किसी ने पूछा है एक्सप्लेन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने आपको बताया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? अगर एक बॉक्स में दो विंडोज बना ली, इस विंडो से लाइट अंदर जाएगी, दूसरी विंडो से लाइट बाहर आएगी, ताकि आप इस बॉक्स के अंदर झांक सकें, अंदर चीजें देख सकें। इसमें ऊपर एक छेद था और इस छेद से, इस होल से ऑयल गिरता था नीचे, तो ऑयल की ड्रॉप नीचे गिरती थी। और इसमें ऊपर पॉजिटिव प्लेट और नीचे नेगेटिव प्लेट लगाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई थी। ऑयल को पहले चार्ज कर दिया था बाय एक्सरेज, उसको एक्सरेज से एक्सपोज करके या ऑयल को एक बारीक नोजल से स्प्रे करके उस ऑयल पे चार्ज क्रिएट कर दिया था। जैसे आप स्केल को अपनों पे रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इस फ्रिक्शन के कारण, जैसे ऑयल की ड्रॉप्स पे भी फ्रिक्शन के कारण भी चार्ज आ सकता है। ये ड्रॉप जब नीचे गिरती थी तो वो ड्रॉप्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिन पर नेगेटिव चार्ज है, वो ड्रॉप ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेंगी, मगर इस पॉजिटिव प्लेट के कारण ऊपर खींचेंगी। वो कंडीशन लाई गई जब इस ड्रॉप पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, तब वो ड्रॉप यहाँ लगभग हैंग होती हुई दिखेगी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरेगी।
वो वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप मेजर कर ली गई। इस माइक्रोस्कोप से देख रहे थे कि वो ड्रॉप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में। तो ड्रॉप की वेलोसिटी अगर आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है, आपको इस ड्रॉप की वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है, ऑयल की डेंसिटी पता है, ये सब पैरामीटर अगर पता है तो यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट ऑयल ड्रॉप। आप ऑयल की उस ड्रॉप पे चार्ज मेजर कर सकते हैं। फिर अगला, सर अगर कंटेनर में से पूरी गैस को निकाल देंगे तब भी कैथोड रेज मिल जाएंगी ना, अगर कुछ गैस ना रहे तो? मेरे भाई अगर कंटेनर में से पूरी गैस निकाल दी तो बीच में टूटने को कुछ बचा ही नहीं, और अगर बीच में टूटने को कुछ एटम ही नहीं बचेंगे तो कैथोड रे कहाँ से बन पाएंगी? सर कैथोड से निकलेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो कैथोड से नहीं निकलते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी भी मैंने किया था। दरअसल कैथोड एक मेटल का बना हुआ है, मेटल को तोड़ना पॉसिबल नहीं कि आप उसको एटम में ब्रेक कर लो। नहीं सर, यहाँ सेल जो से बीच निकलते हैं ना, है, सेल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सेल से। कौन से सेल से? मगर वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो वोल्टेज। होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो केवल यहाँ तक आके रुक जाएंगे। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है, आपके पास यहाँ कोई गैस नहीं है, वो ये दूरी तक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट यहाँ आ जाना ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच के निकले और यहाँ पहुंच जाए। या तो ये मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, सोडियम वगैरह ले लो, सीजियम वगैरह, तो चलो हो सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो वी कैन नॉट से कि अगर हमने कोई गैस नहीं ली तो कैथोड रे बनेगी कि नहीं। हाँ जी, और सर हेमाशा? सर मैं पूछ रही थी कि अगर हम, आपने बोला मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमें ये चीजें पता होंगी तो हम इजीली चार्ज निकाल सकते हैं। अगर हम इसको QE इज इक्वल टू mg वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? हाँ, उसी से होगा, क्योंकि वो दोनों चीजें बैलेंस हो गई थी ना, तो वो QE इज इक्वल टू mg ही एक्चुअली वो ड्रॉप की जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो mg के इक्वल हो जा रही है। वो उससे ही, मगर वो फिजिक्स में पूरा डेरिवेशन रहता है। हमारा पर्पस यहाँ पर कंक्लूजन था, उसको डिराइव करना नहीं था उस फार्मूले को। ठीक है सर, थैंक यू जी। फिर अगला, व्हाई वी यूज ZNS टू शो प्रेजेंस ऑफ एनोड रे। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी पार्टिकल के टकराने पर चमक आती है, उसमें स्किंटिलेशन आता है। तो अगर यहाँ से कैथोड से या एनोड से कुछ पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करेंगे ग्लास पे, तो हमें उनकी प्रेजेंस पता करने के लिए जिंक सल्फाइड कोट कर देना चाहिए। तो इसलिए जिंक सल्फाइड कोट करते हैं। जैसे कि आप ट्यूबलाइट देखते हैं, तो ट्यूबलाइट के अंदर एक्चुअली ट्यूबलाइट जो है वो पहले जो कांच वाली ट्यूबलाइट आती थी, अब तो बदल गई है, एलईडी आती है, लेकिन कांच वाली ट्यूबलाइट आती है वो कैथोड रे ट्यूब ही रहती है। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड है, बीच में एक गैस रहती है। वो जब आयनाइज रहती है तो उसके पार्टिकल जाके ग्लास की वॉल पे टकराते हैं, और जो एक मटेरियल कोट रहता है जो व्हाइट ग्लो करने लगता है उसके कारण। तो वैसा ही यहाँ पर जिंक सल्फाइड भी है। फिर आर्यन राजपूत पूछ रहे हैं E/M रेशो की वैल्यू कितनी होती है। ये तो आप खुद ही सोच सकते थे यार कि E/M रेशो की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन का E/M रेशो की वैल्यू कितनी होती है आप खुद ही पता कर लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.108 इंटू 10⁻⁻31 अम्प पर kg होती है, क्योंकि आपको ये दोनों तो मैंने बता रखे थे ना। फिर अगला, इफ वी विल नॉट यूज परफोरेटेड कैथोड, इंस्टेड ऑफ इट वी यूज नॉर्मल कैथोड, तो फिर उसमें क्या होगा, एनोड रेज आपको प्रॉपर दिखेंगी नहीं। कैथोड रे पार्टिकल्स एंड एनोड रे पार्टिकल्स बोथ ट्रेवल इन द ट्यूब, सो पार्टिकल शुड स्टॉप। ये अच्छा क्वेश्चन है कि इधर इलेक्ट्रॉन इधर भागते जा रहे हैं,
और ये जो कैटायंस है मीडियम में, जो कि एनोड रेस बना रहे हैं, एटम के टूटने से, एक एटम था और उस एटम के टूटने से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि इधर जो कैथोड रखा हुआ, एनोड रखा हुआ था, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा था, इधर जो कैथोड रखा था वो इस न्यूक्लियस को पुल कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में कुछ एक्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन उस अट्रैक्शन को ब्रेक किया जा सकता है। तो इसीलिए हमको इतना हाई 10-15 हजार वोल्ट का वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, ताकि आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ब्रेक कर सको। जैसे ही अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, एटम आयनाइज होकर टूट गया, ये शेल के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चलने लगे, ये कैथोड रे बन गई। बाकी का जो कैटायन था वो इधर चलने लगा, ये एनोड रे बन गई। तो अब इस मीडियम में कैटायन इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, बात सही कि ये आपस में कंबाइन होकर वापस जुड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज इतना हाई आपने लगा रखा है, ये इनको वापस जुड़ने से रोकेगा। बाई चांस अगर कुछ कैटायन और इलेक्ट्रॉन टकरा के आपस में जुड़ भी गए, तो वो वोल्टेज उनको फिर खींच लेगा और तोड़ देगा। तो वो इतना हाई वोल्टेज उनको फ्लो कराने के लिए हेल्पफुल है। अगर आपने ये वोल्टेज कम कर दिया, तो ये वापस जुड़ के न्यूट्रल गैस बन जाएगी फिर से। एनोड रेस जो रहती है, ये बीम ऑफ कैटायन रहता है, गैस के एटम के आयनाइज के टूटने से ये कैटायंस का बीम होता है एनोड रेस। ये जो एनोड रेस है, ये कैटायंस है। अलग अलग गैसेस के लिए जो कैटायंस फॉर्म होंगे, उनका चार्ज अलग होगा, मास भी अलग होगा, तो E/M रेशो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगा एनोड रेस का। ठीक है, तो ये सारे आपके आज के डाउट्स से। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे का पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो जितना क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उसको प्रॉपर थ्योरी को पूरा पढ़ लीजिए। ये आपके क्लास नोट्स और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से करना, उसके लिए आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे का।